Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 13 नेशनल लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दीपेंद्र जी अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में लेकर आए थे। अच्छा, आप रोहतक में बात कर रही हैं कि दीपेंद्र जी ने अपने टेन्योर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दिए, तमाम चीज़ें आपने कही, लेकिन फिर एक नैरेटिव बन जाता है श्वेता जी कि वो जो नैरेटिव जिसको पिछली बार के इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत यूज़ किया कि भाई सारा कुछ तो रोहतक में ही दे दिया। जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके हालात भी फिर आपको पता होंगे किस तरीके के रहे, तो कई सवाल हैं जिन्हें नहीं डिस्कस करें तो बेटर है। लेकिन आप जो कास्ट की आइडेंटिटी है, मतलब उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं। नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें। अच्छा, दीपेंद्र जी का कोई इवेंट होता है, कहीं जाते हैं या कोई भी मेजर पॉलिटिकल इवेंट होता है, आपका मतलब कोई दखल नहीं होता, लाइक आपसे बात होती होगी, चर्चा होती है कि भाई श्वेता मुझे आज वहाँ जाना है, क्या स्पीच दूँ, कुछ कोई बात होती है, कुछ एडवाइस देती है? इनफैक्ट जो चीज़ उनके बारे में शायद सबको नहीं पता है, ही इज़ अ वेरी गुड, ही स्केचेस वेरी वेल दीपेंद्र जी। कुछ लोग हैं जो लाइन के इधर खड़े हैं, दे आर सेइंग नो मोदी इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट देन देयर आर पीपल ऑन द अदर साइड जो कह रहे हैं कि नो, कंट्री विल टर्न इनटू डिक्टेटरशिप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाउ श्वेता हुड्डा सी दिस एंटायर सिनेरियो? नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और आज हम रोहतक में आए हैं, हमारे साथ श्वेता जी हैं। श्वेता जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज आप यहाँ आई हैं और नॉमिनेशन फाइल किया दीपेंद्र जी ने, किस तरह की हवा है यहाँ? आपने देखा होगा वर्कर से भी आप मिली हैं, क्या होप इस बार नज़र आती है? हमारे वर्कर्स से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा जोश महसूस होता है और जो मैंने देखा है अभी तक, लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं एक बदलाव के लिए। ओके, आप कह रही हैं कि बदलाव के लिए लोग उत्सुक हैं। बहुत ज़्यादा। लेकिन जो तमाम सर्वेज हुए, जो भी एग्जिट पोल्स हुए, और मैं खासकर बात करूँगा इंडिया टुडे का एक सर्वे आया, उसमें दिखाया कि इंडिया अलायंस इज गेटिंग 2 सीट्स आउट ऑफ 10 इन हरियाणा। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अब पीछे छूट गई हैं और अब कुछ बीते 15 दिन में कुछ चेंज आया है, इस तरह की बात हो रही है? जो जब हम काम करते हैं कहीं पे डट कर, तो वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, चुनाव का सीज़न की बात नहीं होती है। हमें जाना होता है एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में। तो अगर आपने अभी नामांकन के बाद जो दीपेंद्र जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, तो वो उस ट्रैक रिकॉर्ड की बात मैं करना चाहूँगी और याद दिलाना चाहूँगी वोटर्स को कि जो इंसान 20 साल तक काम करने के बाद भी जब प्रश्न पूछा जाता है और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर बहुत ही विश्वास से और विनम्रता से ये कह सकें कि ये काम मैंने किए थे, अगर आपको मेरा काम पसंद है, आप मेरे साथ हैं, देना चाहेंगे और आगे इसी सिलसिले को बढ़ाना चाहेंगे, तो आप मुझे सपोर्ट करें। मेरी सोच उस तरीके की सोच है। तो 15 दिन, 20 दिन में हाँ, चीज़ें होती हैं, माहौल बदलता है, कभी आपको ये लगेगा, वो लगेगा, बट जब सब चीज़ें कहते हैं ना व्हेन द डस्ट सेटल्स, तो जो मैटर करता है, वो काम मैटर करता है। और काम के नाम पे आप मुझे बताइए, आपने क्या काम होते हुए यहाँ पे देखा है? आपने कोई भी एक चीज़ बताइए कि ये एक उपलब्धि है जिसको आप ऐसे प्लेटफॉर्म में मेंशन करना चाहेंगे, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक लॉजिस्टिक्स, जो 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 रोहतक की जो प्लेसमेंट है ना ज्योग्राफिकली, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड आपकी लोकेशन है यहाँ की, जिसमें अगर कोई वाकई में सीरियसली काम करना चाहे, तो हमारे पास में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लोग यहाँ से कम्यूट करके बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उठा सकते हैं एनसीआर के आसपास। एजुकेशन वाइज ऑल्सो जो जिस तरीके का कंजेशन हो चुका है एनसीआर के अंदर, एम्स की अगर हम बात करें बाड़सा की, तो इस तरीके का जो स्प्रेड आउट है, वो उसका बेनिफिट इस पूरे रीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ मिल सकता है। क्या हुआ उन सब का? क्या देखा आपने? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, आप बताएं आपने कुछ देखा हो तो। जब आप लोकल कामों की बात कर रही हैं, तो ये तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो खुद अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि कुछ कमियां रह गई होंगी, हम दूर करेंगे। लेकिन वो साथ ही काम गिनाते हैं कि भाई जो सेंटर के काम है, चाहे वो हमने योजना चलाई हो आयुष्मान कार्ड की या घर दिए हों लोगों को, तो वो मोदी जी इसलिए कर पाए क्योंकि आपने रोहतक से एक भाजपा का नुमाइंदा चुन के दिया था और उसकी मदद से ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो भी काम गिने जाने चाहिए।
देखिए, जो नेशनल लेवल की बात होती है वो ज़रूर होती है, फिर उसके बाद में ना प्रदेश की बात होती है। तो जब अपने अपने आप से कुछ कहने के लिए नहीं बचता, तो एक तरीके से कहीं न कहीं तो सहारा ढूँढेंगे, तो ये सहारा है उनका। आपको लगता है सहारा ही है? बिल्कुल। चलिए पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा मतलब इसको कन्वर्सेशन को दूर ले जाते हैं। मैं आपके बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा कुछ कहीं मिलता नहीं है। आप उतना पब्लिक स्फीयर में भी नहीं दिखती हैं। करती क्या हैं श्वेता हुड्डा? मैं एक साधारण बहुत ही साधारण इंसान हूँ। मैं अपना जो सभी लोग करते हैं वही करती हूँ। मेरा बच्चा है, हमारा बेटा 7 साल का है, उसकी परवरिश एक बहुत ही एक्साइटिंग और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। आई फुली एन्जॉय दैट। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो वो भी एक मेरा एजेंडा रहता है। मेरे कुछ इंटरेस्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करती हूँ। तो मेरी खुद के परस्यूट्स हैं, मेरी एस्पिरेशंस हैं, जिसे मैं जो सक्रिय राजनीति से दूर हैं आज की बात करें तो, मैं उन्हें परस्यू करती हूँ। अच्छा जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। तो एक ज़माना है जब एवरीबॉडी इज़ मैड अबाउट सोशल मीडिया एंड दे विल जस्ट पोस्ट एवरीथिंग, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आप तो पॉलिटिक्स से भी लाइक फैमिली है आपकी। आप कैसे दूर रहती हैं सोशल मीडिया से? क्या कारण है इसका? मेरा अपना ये मानना है कि द प्रेज़ेंट इज़ वेरी, वेरी प्रेशियस और आप उसको फुली अब्ज़ॉर्ब करें, उसे जिएँ। अगर आपकी इसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है कि वो फ़ोटो कैसी आ रही है, वीडियो कौन-सा आ रहा है, किसको चढ़ाना है, क्या है, तो आई थिंक मैं अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि मैं अभी भी रह पाती हूँ मोमेंट में और मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, पर जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो मेरी ऐसी शायद सोच रही है और फिर दूसरी बात तो ये है कि ऐसा कुछ मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है नहीं जिसको जाके मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाऊँ। वी जस्ट ऑर्डिनरी आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन इन माय ओपिनियन। अच्छा हॉर्स राइडिंग की तस्वीरें दिखती हैं वैसे आपके अकाउंट पे पुरानी। तो ये टेस्ट कब डेवलप हुआ और अभी भी आप एक्टिवली इसमें हैं? जी, मैं मेरे लिए जहाँ तक जब तक मैं सोच पाऊँ बचपन से जब जहाँ तक ओल्ड मेमोरीज़ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है हॉर्सेस से। मेरे लिए वो एक स्पिरिचुअल परस्यूट भी है और मेरे लिए एक मैंने बार-बार कहा है कि जो भी सीखने लायक चीज़ें मैंने जीवन में सीखी हैं, वो मैंने स्पोर्ट से सीखी हैं और पर्सनली मेरे लिए जो कनेक्ट है हॉर्सेस के साथ में वो बचपन से ही रहा है और पहले क्योंकि एजुकेशन फर्दर एजुकेशन आई वाज वर्किंग अब्रॉड इतना समय नहीं मिल पाता था। आई फील ग्रेटफुल नाउ कि अब मैं उसे परस्यू कर सकती हूँ और सो हमेशा इट्स ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी जो एजुकेशन है वो फॉरेन में भी हुई है और अभी ना एक रीसेंट फिनोमेना दिख रहा है। मतलब आप राजस्थान से हैं वैसे तो, बट अब आपको हरियाणा में भी बहुत टाइम हो गया है। और दीपेंद्र जी कई बार इस चीज़ को उठाते हैं कि वे बच्चे यहाँ के अब्रोड जा रहे हैं, ज़मीनें बेच के जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं। तो आपने भी बाहर की लाइफ देखी है, तो ये फिनोमेना जो है इस पे आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है कि इस तरह की चीज़ क्यों हो रही है और क्या इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है। तो अगर आप उस टॉप 1 या 2% स्लॉट में नहीं हैं तो जो आपकी चॉइसेस होती हैं बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा एक ऑलमोस्ट सोच बन गई है कि बी ऑप्शन से बेटर है कि बाहर जाके पढ़ा जाए क्योंकि लगता है कि शायद उससे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और ये चिंताजनक है। तो एजुकेशन पे अगर हम बात करें जैसे कि हमने शुरू-शुरू में कहा 13 नेशनल लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दीपेंद्र जी अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में लेकर आए थे और एग्ज़ैक्टली यही चीज़ जो है ये ज़रूरत है कि इसको कैसे रोका जाए, उसको रोकने का तरीका यही है कि आप एक्सेसिबल बनाइए। उसको ऑब्वियसली कंपैरेटिव तो आपने रखना ही है पर पर एक स्टैटिस्टिकली इट शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, जितनी सीट्स हैं, वो इतना ज़्यादा मिसमैच हो कि रियलिस्टिक चांस ही ना हो, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ही पुअर हो। तो इन्हीं चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फोकस दीपेंद्र जी का हमेशा एजुकेशन पे रहा है
जो कि मतलब प्रतीक आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो जो हैं यहाँ पे, तो एक्सेसिबल एजुकेशन आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ट्रेंड को अ, मैं नहीं कहूँगी रिवर्स करने में, पर इस ट्रेंड को मैनूवर करने में। और हायर एजुकेशन के अंदर तो फिर एक कैलकुलेटेड डिसीजन होती है नॉर्मली जब लोग जाते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स कर लिया है यहाँ से, मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेड के लिए आप देखेंगे कि हायर एजुके पर वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। तब तक इंसान अपना मन बना चुका होता है, एक सर्टेन मैच्योरिटी आ गई होती है। पर जो अंडर ग्रेड लेवल पे, जो बैचलर्स लेवल पे स्कूल के बाद में बच्चे जाने लगे हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा चिंताजनक है, और वो लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से है। अच्छा, राजस्थान से जब आप हरियाणा आई, कल्चरल चेंजेस हैं, लैंग्वेज एक इशू होगा आपके लिए। अभी तो आप इंग्लिश भी बोलती हैं, अब आप अपनी जो होम टाउन की लैंग्वेज है वो भी बोलती होंगी ऑब्वियसली। हरियाणवी कैसी थी आपके लिए शुरू में? मैं जहाँ से मैं केवल राजस्थान से नहीं, मैं राजस्थान के सबसे जिसको कहते हैं मीठी बोली वाले एरिया को बिलोंग करती हूँ। मैं नागौर से हूँ, और अगर आप वहाँ की भाषा आपने अगर एक्सपीरियंस करी है तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। तो ये बात ठीक है कि थोड़ा सा गेटिंग यूज टू पीरियड होता है। बट मैं पहले भी हरियाणा में मेरी बड़ी बहन जो है उनकी भी शादी कोइंसिडेंटली रोहतक में हो रखी है, तो पाला पहले पड़ा हुआ था। तो मैं थोड़ी सी सीजन थी बाय द टाइम मेरी शादी हुई यहाँ पे। पर वैसे देखा जाए तो कई सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अम, लोग बहुत ही जो चीज़ स्ट्राइकिंगली रिफ्रेशिंग लगती है आके, वो ये है कि ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं हैं। तो जो भी इमोशंस हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि दे नो हाउ टू, दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो बेहतर कौन से होते हैं, हरियाणवी, राजस्थानी? सेंस ऑफ ह्यूमर में तो आपने बता दिया, सोच समझ के बोलना, लोग बुरा भी मान जाएंगे। नहीं, लोग कंपैरिजन नहीं होता है। वो तो वो वाली बात हुई ना, अगर आपके 2 बच्चे हैं और कोई पूछे जी आपका फ़ेवरेट कौन है? तो इसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ की बेटी हूँ। बहुत गर्व होता है मुझे, बड़ी अच्छी लगती है अपनी स्टेट। पर दूसरी तरफ यहाँ की बहू हूँ, बहुत मुझे आदर सम्मान मिला है, बहुत संस्कारिक परिवार में भगवान की दया से मैं आई हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो बड़ा लगाव है मुझे हरियाणा से भी। यहाँ की अब तो आदत सी पड़ गई है, मिस भी होता है कभी जाती हूँ वापस जयपुर तो ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चर्स हैं, और बहुत बहुत कुछ है लोगों के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए, स्पेशली जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, जो यहाँ पे जो एक खेल का जो एक माहौल है, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी लगता है। और जिसके लिए बड़े हुड्डा साहब ने उनके टाइम में, दीपेंद्र जी ने जो प्रोत्साहन खिलाड़ियों को दिया है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है जब मेडल लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी हरियाणा में। अच्छा, आप रोहतक में बात कर रही हैं कि दीपेन जी ने अपने टेन्योर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दिए, तमाम चीज़ें आपने कही। लेकिन फिर एक नैरेटिव बन जाता है श्वेता जी, कि वो जो नैरेटिव जिसको पिछली बार के इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत यूज़ किया कि भई सारा कुछ तो रोहतक में ही दे दिया। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग थी, और उसको कहीं न कहीं पिछले इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा भी मिला। तो ये एक मतलब जैसे हुआ ना कि भई धुआँ होगी तभी आग लगी होगी, तो कुछ हुआ होगा तब ये नैरेटिव बिल्डअप हुआ होगा। आपको लगता है कि इंसान इतने लंबे पॉलिटिकल करियर को सक्सेसफुली निभा सकते हैं अगर उनका फोकस मल्टी डायमेंशनल ना हो? मुझे नहीं लगता। देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में होंगे और आप चाहे कितना भी काम कर लें, कमियां रह जाती होंगी। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, और वैलिड वैलिड पॉइंट्स भी होते होंगे, और ये चीज़ें फीडबैक के रूप में लेनी होती हैं, इन चीज़ों को सुधारना होता है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा। और ऑब्वियसली इलेक्शन है, हर तरीके की बातें होंगी, बाल की खाल उतारी जाएगी, कुछ भी कहा जाएगा। पर एक एजुकेटेड बैलेंस्ड अगर आपके कैंडिडेट हैं, जो मैं अपने निजी लेवल पे दीपेंद्र जी को जानती हूँ इतना कि मैं आपको ये कह सकती हूँ, ही इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। और उनके माइंडसेट के अंदर ना इस तरीके की डिविजन्स नहीं है, रोहतक, जात पात, ये सब नहीं है। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रॉड मैक्रो लेवल डेवलपमेंट
को सोचने वाले इंसान हैं। तो आप मैक्रो लेवल डेवलपमेंट के अंदर ना किसी एक स्पेसिफिक जोग्राफी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे फोकस वैसे ही मतलब वो तो हो ही नहीं सकता ना। आप सबको साथ लेके चलते हो जब आप बिगर प्लानिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मेट्रो की बात होती है या कारखाने इस्टेब्लिश करने की बात होती है या सड़कें जो आप रोड कनेक्टिविटी की बात देखते हैं, तो कहीं लिखा होता है कि ये इट्स ओनली मेंट फॉर यहाँ के वहाँ तक लोग, या ये तो इरेलेवेंट बातें हर हर होती हैं जस्ट। अच्छा, 2014 मोदी वेव भी दीपेंद्र जी ने फाइट किया और जीत भी गए, बट देन 2019 में क्लोज टू 7,500 का मार्जिन था शायद, वो हार हो गई उनकी। तो कुछ असेसमेंट हुए होंगे, तो किस तरह का सेटबैक था ये, मतलब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली वो जीतते हुए आ रहे थे। मेरे ख्याल से जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो तो आप हार जीत के लिए रेडी रहते हो। हैविंग सेड दैट, बेवकूफ़ी होगी कहना कि ये चीज़ें आपको एक सर्टन तरीके से अफेक्ट नहीं करती। अफेक्ट तो करती हैं ऑब्वियसली। और जब जैसे कि आपने बताया उस जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके हालात भी फिर आपको पता होंगे किस तरीके के रहे। तो कई सवाल हैं जिन्हें नहीं डिस्कस करें तो बेटर है। पर फिर भी जैसे कि मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंसेस बट मोर स्पोर्ट्स, उनके लिए भी मैं अगर मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, इस पीरियड ने बहुत सिखाया है। इस पीरियड ने बहुत इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका दिया है। और टुवर्ड्स सब जो जो होता है वो कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है। तो अच्छा रहा है, अच्छा रहा है, बहुत सारे तरीक़ों से अच्छा रहा है। और एक रिन्यूड एनर्जी, जबकि उनकी एनर्जी 365 दिन इलेक्शन और नो इलेक्शन यहीं पे लगी रहती है। आप लोग देखते हैं आपके बीच में ही रहते हैं वो। बट और भी आई थिंक इंटरनल फायर है उस रुके हुए एजेंडा को फिर से शुरू करने की। एक्चुअली कहने की बात नहीं है। आई मीन इट्स अ रियल तकलीफ होती है उन्हें किसी लेवल के ऊपर कि ये हमने वहाँ तक करा था, देखो उसके आगे नहीं बढ़ा। इट्स अ पर्सनल थिंग टू हिम। तो आई थिंक उसके अच्छे परिणाम निकलने चाहिए, मौका मिले तो दोबारा से। अच्छा, आप टाइम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं फील्ड में बहुत एक्टिव रहते हैं, अभी भी लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम भी कभी फ़ोन करते हैं, बात करनी तो रात 11 बजे रिवर्ट आता है। तो टाइमिंग का तो इशू है उनके साथ। कई कार्यक्रम में बुलाएंगे, 4 घंटे लेट जाते हैं। कार्यकर्ताओं की कभी शिकायत रहती है, आपकी भी शिकायत रहती होगी टाइम को लेके? मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो कॉर्पोरेट जॉब नहीं है पॉलिटिक्स। और इंडियन पॉलिटिक्स अगर आप कंपेयर करें किसी भी कंट्री से, तो एक इट्स अ यूनिक एनिमल। तो यहाँ पे लग्जरी नहीं होती टाइम और ये स्केड्यूल्स और ये सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं उन चीज़ों पे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसी क्रिटिसिज्म का जो दूसरा, जो कहते हैं ना टू साइड्स ऑफ द कॉइन, तो दूसरा अगर आप पहलू देखेंगे तो वो ये हैं कि मुझे पर्सनली, मैंने बहुत राजनेता देखे हैं, पॉलिटिकल फैमिली से मैं हूँ, जो अपने लोगों के लिए 24/7 एक्सेसिबल हों। तो जब आप बिना किसी लिमिटेशन के अपने आप को अवेलेबल रखेंगे ना लोगों के लिए, तो फिर आपको उनकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप फिर वो टाइम जो है वो एक फैक्टर नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है ज़्यादातर जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं उस चीज़ को वो समझते हैं। और मोमेंटरी बात मैं नहीं कह सकती, बट ओवरऑल शायद उनसे जो एक लगाव है वो है भी इसी कारण के लिए कि कभी भी फ़ोन कर दो, कितनी भी देर भी बैठा दो, कुछ कभी भी एक्सेस कर लो, पूरी बात बता दो, 20 बार सेम चीज़ को रिपीट कर दो। सो आप अगर अपने लीडर से टच में ही नहीं रह सकते तो फिर आई थिंक देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और उसका फिर एक डाउन साइड ये है कि हाँ, टाइमिंग प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं बहुत से और भी नेताओं से मिलता हूँ, मैंने एक फिनोमेना इसके उलट देखा है कि लोग ना एक सर्टेन तरीके का गैप मेंटेन करके चलते हैं। दीपेंद्र जी के साथ ये चीज़ नहीं है, उनको बहुत पोलाइट हैं लोग, हाथ पकड़ के, कुर्ता पकड़ के रोक लेते हैं, बट देन लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई इतना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक गैप तो मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन है क्यों करना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ पीपल, आई वोंट से बिजनेस, बट इट्स अ पीपल थिंग। आप पब्लिक, इट्स अ वर्ड आप यूज करते हो, पब्लिक।
हाउ कैन यू बी, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कैसे हो सकता है कि आप वो नहीं हो सकता। वो एक प्लस आई थिंक थोड़ी सी पर्सनालिटी का भी इसमें रोल प्ले होता है, और थोड़ा सा वो आई थिंक जो उनका एक अप्रोचेबिलिटी है ना, जो जो उनका स्वभाव है, वो कहते हैं ना इट कैन बी एन एसेट ऑल्सो। और वैसे देखो तो अब जैसे आप बताते हैं जो भी ये लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन है, बट मैं तो मुझे जितने लोग मिलते हैं वो इसी चीज़ को दिस दिस द वेरी थिंग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं उनके बारे में। तो डिविजन्स बहुत हैं ऑलरेडी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि और लोगों को थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, बात सुननी चाहिए, थोड़ा सा और पेशेंट रहना चाहिए। एक्चुअली बहुत लोग परेशान हैं। आप अभी मैं देख रही थी पंजाब के अंदर कुछ बहुत बुज़ुर्ग लोग थे जिन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट हालात फार्मर एजुटेशन के दौरान जो निकले हैं। आप उनकी बात सुने। आप अगर ऐसी जगह जाएं तो आप टाइम बाउंड्रीज थोड़ी रख सकते हैं। आप उनकी बात सुनने के लिए गए, वो एक हार्टफेल्ट, सो आई थिंक इट्स इमोशंस, और उसके लिए आई थिंक हमेशा सदैव अवेलेबल रहना चाहिए। वैसे जिस तरह का ट्रेंड पॉलिटिक्स में हम देखते हैं श्वेता जी की, लोग आइडियोलॉजी को असाइड करके पीपल स्टिक टू पावर, तो आप पर्सनली क्या फील करती है, शुड अ पॉलिटिशियन वैल्यू आइडियोलॉजी मोर देन पावर, या फिर पावर इज द अल्टीमेट गोल? देयर आर टू फैक्टर्स टू दिस। व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं पॉलिटिशियन, और फिर आपका एक जुड़ाव होता है किसी संगठन से। आप खुद का भी संगठन रख सकते हैं, बट एक वो दो चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ऑल द टाइम सिंक में हों। हैविंग सेड दैट, जब संगठन की बात करें तो एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर जो लोग आपसे जुड़ते हैं, उस संगठन से जुड़ते हैं, वो उसके बेसिस पे जुड़ते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपको एक सर्टन लिमिट तक वो लाइन भी टो करनी होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ लीडर यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग, एंड वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पार्टीज़ के, इंडिविजुअल्स के, पर अल्टीमेटली अगर सबका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जाके नेशन बिल्डिंग पे अपने लोगों के लिए फ्यूचरिस्टिक थॉट रखते हुए एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर रिपोर्ट कार्ड लेके खड़े होने के लिए, अगर वो आपका एजेंडा है, देन आई थिंक इतना रूम है, स्पेशली हमारे जैसे इतने बड़े देश में, कि सबकी सोच के लिए जगह है। पॉइंट इज़, क्या आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूट कर रहे हो? एज लॉन्ग एज यू आर कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग, आई थिंक सबके लिए जगह है। बट बात यह है कि डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई है, जिसका कोई रोल होना नहीं चाहिए। मतलब 10% तो कहीं भी आप देखेंगे देश विदेश में चलता है, बट 90% तो आपका कंटेंट होना ही चाहिए ना। अभी उल्टा देखने को मिलता है, 10% कोई कभी बात में कोई कंटेंट बोलेंगे, काम की बात करेंगे, या कोई अपना एजेंडा क्लैरिफाई करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली किसी ना किसी चीज़ को, कभी वो रिलीजन हो गया, कभी कास्ट हो गई, कभी फेथ हो गया, कभी कोई मिसहैप हो गया, ट्रेजेडी हो गई, किसी ना किसी चीज़ को मुद्दा बना के और वो फैशनेबल बना के, और उसके बेसिस के ऊपर फिर वो टीवी चैनल भी, डिबेट भी, नेता भी, सब कुछ। लेकिन आप जो कास्ट की आइडेंटिटी है, मतलब उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते नहीं हैं। कर सकते, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रुचि रखते हैं हिस्ट्री में, अगर आप हिस्टोरिकली किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं वगैरह वगैरह, रेलेवेंस रही है। और वो रेलेवेंस नेगेटिव रेलेवेंस नहीं रही है, वो उस पॉइंट इन टाइम जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनफैक्ट स्ट्रक्चरलेस सोसाइटी को स्ट्रक्चर देने का रोल भी प्ले किया है। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं उसके अंदर। तो बहुत आसान होता है जो जो अर्बन एलिटिस्ट हों, या जिनको क्रिटिसाइज़ करना है, वो उसको एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट देके और उसको क्रिटिसाइज़ करना। तो एक हिस्टोरिकल चीज़ चलती आई है, आप उसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उसको उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी तो है अपनी कम्युनिटी से, अपने, और क्यों ना हो, दैट इज़ फाइन, वो ठीक है। पर एज लॉन्ग एज
ओवरऑल मैक्रो पिक्चर जो है ना, वो आप देयर एवरीबडी इज इक्वल। यू आर, आप रिप्रेजेंट किसी एक कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट हर उस वोटर को कर रहे हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। और मतलब प्रोग्रेस कैन नॉट बी दिस, मतलब मोनोलिथिक नहीं हो सकती है वो एक, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसकी रेलेवेंस अपनी जगह है, उसको नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ओवरऑल जब आप एक प्लानिंग करते हो अपने 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 क्षेत्र की, अपने माइंडसेट को आपको यू हैव टू बहुत ही ब्रॉड रखना है, बहुत ही ब्रॉड, सबकी जगह जगह होनी चाहिए उसमें। और सिर्फ कम्युनिटी की क्यों बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक एक ओवरऑल इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। वुमेन फॉर एग्जांपल बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो पूरा आस्पेक्ट बिल्ट इन होना चाहिए हमारे थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो हर चीज़ की अपनी एक रोल प्ले किया है चीज़ों ने, उनको डिनाई करना या उसको, अब उसको आप तोड़ के मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए सारी पार्टी सारे लोग करते हैं, गलत है। बट इसीलिए ज़रूरत है कि आपके पास में ऐसे कैंडिडेट्स तो हों जो उससे फ़र्क सोच रखते हों, काम की बात करते हों। जब आप देखिए, कभी भी आप दीपेंद्र जी, आप कह रहे हैं आपने रिसर्च करी, आई वुड इनवाइट यू टू हैव अ लुक एट उनके जो मेन मुद्दों के ऊपर कुछ स्पीचेस आप पुरानी उठा के देखिए, आप कंटेंट देखिए, उसमें डेटा देखिए, स्टैटिस्टिक्स देखिए, और बहुत हेल्दी डिबेट्स देखिए आप, जो अपोजिशन के सीनियर लीडर्स के साथ में हुई है, बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। उस तरीके का जो एक डायलॉग है, जो एक्सचेंज है, वो होना चाहिए। दैट इज़ हेल्दी डेमोक्रेसी ना। अच्छा, दीपेंद्र जी का कोई इवेंट होता है, कहीं जाते हैं या कोई भी मेजर पॉलिटिकल इवेंट होता है, आपका मतलब कोई दखल नहीं होता, लाइक कोई आपसे बात होती होगी, चर्चा होती है कि भाई श्वेता मुझे आज वहाँ जाना है, क्या स्पीच दूँ, कुछ कोई बात होती है, कुछ एडवाइस देती है? Absolutely not, बिल्कुल भी नहीं। लकीली बहुत सक्षम हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आई थिंक इज़ अ वेरी क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हम दोनों वैसे इंडिविजुअली काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान हैं, और दोनों एक दूसरे को अपनी स्पेस देते हैं। मेरे परस्यूट्स के अंदर, हाँ, अगर एडवाइस मैं उनसे लूँ, वो मुझसे लें, वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। बट आई थिंक वो काफ़ी केपेबल हैं अपना एजेंडा खुद परस्यू करने के लिए। अच्छा श्वेता जी, एक मैं आपसे बात पूछ रहा था क्योंकि आप राजस्थान से आती हैं, जो पानी का हम जिक्र कर रहे थे। तो एक लॉकडाउन का इंसिडेंट है जो मेरा पर्सनल एनकाउंटर है कि जो चरवाहे आते हैं राजस्थान से, तो मैं जब उनसे मिला, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे, बहुत सारे फियर थे सोसाइटी में। तो मैंने देखा कि वो लोग मिट्टी से बर्तन साफ करके बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं, और ये ट्रेडिशन मैंने अपने यहाँ बस सुना था, लोगों से देखा नहीं था कभी। तो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका बेटा जो बड़ा हो रहा है केसरवीर, आप उसको ये जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, जो बहुत ही किफ़ायती नज़र आते हैं, तो ये कैसे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहे हो? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ हम सुनते हैं और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो आप कैसे इसको पास ऑन कर रहे हो? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके बारे में। तो जो आपने पहली बात, तो जो उदाहरण दिया, ये रबारी ट्राइब्स होती हैं नॉर्मली जो ट्रैवल करती हैं, मेरा इनसे बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। मैं इनफैक्ट मारवाड़ सबने सुना है, गोडवाड़ करके भी एक बेल्ट है, ये अपना गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है। तो मेरी बचपन के कुछ 4-5 शुरू के साल वहीं बीते थे, और मैं मारवाड़ी के साथ गोडवाड़ी भी बोलती हूँ। इनफैक्ट हमारा राजस्थान में कहते हैं धर्मेला। धर्मेला एक रबारी फैमिली से हो रखा है, जहाँ पे वो मतलब मेरी बुआ या मेरी मौसी के रूप में वो लोग आज हमारे से उतने क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो उनके ये जो छोटी छोटी जो इनके रिचुअल्स हैं, मतलब आई थिंक अब रियलाइज़ होता है, पहले नहीं होता था, अब रियलाइज़ होता है कि कितने प्रिविलेज्ड रहे हैं हम, कि हमने वो इतनी करीब से चीज़ें देखी और आज तक देखते हैं। और रही बात मिट्टी से, तो आप कभी भी देखेंगे राजस्थान के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो पानी को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर मिट्टी से बर्तन धोने का चलन है राजस्थान में। और इनफैक्ट आपने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था, जब शादी करके पहले हरियाणा में मैं आई थी, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि गीली गीली सड़कें बहुत हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो पशु होते हैं उनको घर के बाहर एंट्री के अंदर बांधते हैं, हमारे यहाँ बाड़ा पीछे होता है। तो शायद कुछ वो भी कारण है
तो ये सटल जो डिफरेंसेस हैं पानी का यूज़, हमारे यहाँ तो पानी होता नहीं है, सो उसको तो यूज़ करने का बहुत ही एक सिस्टमैटिक वो होता है। तो केसर बीर जो हमारे बेटे हैं, मैं इनफैक्ट मेरे जो दादा साहब थे, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि कमरे से निकलते टाइम लाइट ऑफ होनी चाहिए। आप पानी भी अगर आपने जैसे एक ग्लास आपको ऑफ़र किया, आपने आधा ग्लास पी लिया, तो बाकी का जो आधा ग्लास है वो किसी पेड़ में डालना चाहिए। तो ये एक्सटिंक्ट सी हो गई हैं बातें। वी लिव इन एक्सेसेस। और वैसे अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगता होगा ये भी ऐसे ही होंगे, ये तो बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं। बट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो शायद रोज़ ये देखते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको वो सारी चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ जो उसके एज अप्रोप्रिएट है, वो जो समझ सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता है हम कर रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि वो अ, अपने बहुत ही अच्छे रिच जो एक मिक्स है उसको मिला है दोनों साइड से, उसके साथ में बड़ा हो। और एक्चुअली इंसान बनता तो ऐसे ही है, अदरवाइज़ तो वो बस बड़ा हो जाता है। तो आप मुझे सिखा रही हैं ऐसी चीज़ें सारी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे वो देने की जो हमें मिला, वो पास ऑन मैं कर रही हूँ, कोशिश कर लेकिन रही पापा का टाइम तो कम ही मिलता होगा उसको। हूँ। पापा का टाइम कम मिलता है अगर हम आवर्स में देखें तो, बट आई थिंक वो नैक है दीपेंद्र जी में कॉम्पेंसेट कर लेने की। तो जब वो उनको जब भी टाइम मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो मुझे चीज़ जो है वो आई थिंक वो क्रिकेट का शौक़ है उन्हें बहुत, और केसर बीर को भी है। तो उसकी जनरल प्रैक्टिस के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। पढ़ने का शौक़ हम सभी को है, मैंने उसे छोटी एज से इंट्रोड्यूस, बहुत शौक़ है दीपेंद्र जी को भी पढ़ने का, तो दोनों पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ उनके बारे में शायद सबको नहीं पता है, ही इज़ अ वेरी गुड, ही स्केचेस वेरी वेल दीपेंद्र जी। हाँ, ये मैंने भी थोड़ा लेट डिस्कवर किया, क्योंकि जब केसर बीर के साथ में वो स्केच करते हैं तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये आपने बनाया है, फिर मैंने नोटिस किया ही एक्चुअली स्केचेस रियली वेल। और अब मेरी मदर इन लॉ बताते हैं कि छोटे थे जब काफ़ी स्केच वगैरह करते थे, तो ये कुछ हिडन टैलेंट्स अब हम भी डिस्कवर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होलिस्टिक टाइम, और कई घंटे ही कैन कीप डूइंग दिस। मतलब क्रिकेट से टेनिस खेल लेंगे, उसके साथ फिर स्केचिंग कर लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, फिर दोनों छोटा सा नैप ले लेंगे। तो आई थिंक वो उसकी कोई कंप्लेन नहीं है, वो पापा का फ़ैन है। सो आई थिंक एज़ लॉन्ग एज़ दैट हैपेंस सब ऑल इज़ वेल। अच्छा, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ज़िक्र करूँगा। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे और आप उनको बहुत लंबे टाइम से देख रही हैं, परिवार का हिस्सा हैं। तो आप क्या क्वालिटीज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो आपको लगता है कि हुड्डा साहब की आपको सबसे अच्छी लगी, या जिसको लार्ज बहुत हार्टेड, मैं हमेशा कहती हूँ पापा के लिए। पापा, और ये कहने की बात नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मेरा 15 साल का ऑब्जर्वेशन है। मेरी पर्सनल इंटरैक्शंस में अम, 2 इंसान मुझे ध्यान में आते हैं जो इस तरीके के नो होल्ड्स बार, खुला दिल, इतना खुला दिल मैंने, मतलब बहुत रेयर है। वो एक ऐसी इसमें ये ना एक इंटरनल क्वालिटी होती है, और फिर ये आई थिंक एक्सपीरियंसेस के साथ साथ में और डेवलप होती है, और मैं देखती हूँ वो पापा में। और राजनीति में होते हुए, हरियाणा की राजनीति में होते हुए, मैंने अपने आप से कभी भी किसी भी तरह की छोटी सिमटी भी बात उनके मुंह से नहीं सुनी। और ये कैमरे के सामने वाली बात नहीं है, ये घर की बात मैं आपको बता रही हूँ। इनक्रेडिबल ओपननेस है उनमें, और वो कोई भी उनसे टच में आता है, वो इतनी इन्फेक्शियस है कि वो आप महसूस करते हो। और मेरे लिए तो अम, मेरे मेरे फादर की डेथ बहुत अर्ली हो गई थी, और मेरा बहुत क्लोज रिलेशनशिप था उनसे। और मैंने फ्रैंकली कोई मेरी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी उस रोल के अंदर कोई आसपास भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और वो रिलेशनशिप पापा के साथ बहुत डिफरेंट है, बट जो एक उनका तरीका है आपको एक सर्टेन चीज़ महसूस कराने का, जो एक वार्मथ, जो एक रिस्पेक्ट देते हैं वो उनके स्टैचर
के बावजूद आपको, और जितनी वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आपकी सोच समझना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी डिफरेंट हो, ये चीज़ें आई थिंक वो हैं जिनकी वजह से वो हैं जो वो हैं. तो it's a privilege and a pleasure to actually be around it. तो मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी कंट्री में आप देख रही हैं, और कुछ लोग बात करते हैं कि विपिन जी भी लगातार कहते हैं कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं और ये लोग इस तरह की चीज़ें कर देंगे, और बीजेपी कह रही है कि नहीं, he said it. I heard it. Yeah. You have a quote? हाँ, अच्छा, I have do the share quote. it with हाँ, me. sure, I will share it. Context भी तो ज़रूरी होता है. हाँ, लोगों ने उनसे जब ये पूछा कि बीजेपी 400 पार की बात कह रही है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं. हाँ, वो that he would have said, हाँ, कुछ ऐसा तो हाँ, होगा भी. हाँ, एग्जैक्टली. बट आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि बहुत तरह की चर्चा है, मतलब कुछ लोग हैं जो लाइन के इधर खड़े हैं, दे आर सेइंग नो, मोदी इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट देन देयर आर पीपल ऑन द अदर साइड जो कह रहे हैं कि नो, कंट्री विल टर्न इनटू डिक्टेटरशिप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हाउ श्वेता हुड्डा see this entire scenario? First of all, I'm not so important. No, but still, That my, you know, as a so citizen, you I'm make asking. me sound more important As a than citizen, I I'm am. asking. But as a citizen, I think it's a fair question. I think एक देखिए, हर चीज़ में ना हमेशा कमियां नहीं निकालनी चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर जगह होता है. तो जहाँ तक भारत की बात आती है, when we talk about India, I'm a very proud Indian and I'm all for anything जो हमारे देश को एक certain light में, हमारी सभ्यता को एक certain light में दिखाए, इसमें कोई दो राय नहीं है. And that is something I say as a proud Indian. अब रही बात हाँ, कंसर्न्स हैं जो शुरू के अंदर एक जिस प्रॉमिस के ऊपर हम शुरू हुए थे, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो वहाँ से चीज़ें डाइग्रेस करके अब उस डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ हर एजुकेटेड इंडियन को चिंता होती है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो. और अगर हम रीजनल लेवल पे बात करें तो वन साइज डज नॉट फिट एवरीवेयर. इसलिए आप देखेंगे कि हरियाणा में, इसलिए मैं जो शुरू में थोड़ी सी चर्चा आपसे हुई थी मेरी, ऑलवेज रिमेंबर, एक संगठन होता है और एक फिर इंडिविजुअल होता है, और दोनों का अपना अपना रोल होता है. पर एंड के अंदर जब आप जाते हो अपनी समस्या लेके, अपनी अर्जी लेके, अपनी परेशानी लेके, जो आपके बीच में आते हैं वो इंडिविजुअल होता है. तो इंडिविजुअल जो मेंटालिटी है वो मेरे लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा मायने रखती है. प्लसेस और माइनसेस हर जगह होते हैं, मैं एक्नॉलेज कर, मैं इस तरीके की ब्लैंकेट सोच नहीं रखती कि सब कुछ इधर ख़राब है, सब कुछ उधर अच्छा है. ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट जो होता है किसी चुनाव की भी अगर आप बात करें, पॉलिटिक्स की भी अगर आप बात करें, इसीलिए तो संगठन होता है, तो वो मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. उसके अंदर भी बहुत कुछ सीखने को है, देखने को है. ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे हैं पर सब कैमरा के सामने बताने ज़रूरी नहीं है. बट आई थिंक पर्सनली रीजनल लेवल स्टोरी डिफरेंट है और नेशनल डायलॉग फिर एक अलग तरीके का डायलॉग है. और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टाइम है ये अभी जो मैं देखती हूँ, क्योंकि अगले आने वाले कुछ महीने आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे. देखना है कि लोग किस चीज़ से रेजोनेट करते हैं. आई थिंक हम एज अ कंट्री वी आर स्टिल फाइंडिंग वो अभी एक डिबेट है सबके मन में है. तो यू बिलीव कि अभी जो कुछ टर्न आउट होगा इस इलेक्शन का, मैंडेट का, तो दैट विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट इट विल गिव एन आइडिया कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं. आई थिंक सो, बिकॉज एक बहुत लंबा टाइम मिला है करंट जो पावर में सरकार है. और मैंने जैसा कि कहा, रीजनल पिक्चर मे बी वेरी डिफरेंट देन द ब्रॉडर पिक्चर, एंड यू नो स्पेकुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वी नॉट टू फार. तो देखते हैं क्या रहता है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. तो
श्वेता हुड्डा जी थी हमारे साथ और बहुत सी चीज़ों पे हमने बात की है एंड ये कॉन्वर्जेशन लीनियर नहीं चला है। कभी हमने ट्रैवलिंग की बात की, कभी पॉलिटिक्स की बात की, बहुत सी पर्सनल चीज़ें भी इन्होंने शेयर की हमारे साथ। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जल्दी ही हम आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी इंटरव्यू जो है वो दिखाएँगे अपने चैनल पर और तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स।